जितना भुलाना चाहूं तुम्हें उतना याद आए, पर तुझे भूलना तो चाहा लेकिन भुला न पाया। हेलो बच्चों, आइए हम लेके आ गए हैं आपके लिए एक बहुत ही प्यारा सा, एक बहुत ही सुंदर सा वीडियो। और आज की वीडियो में हम डिस्कस करेंगे बायोट सेवर्ट लॉ क्या होता है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। यह आपका और हमारा प्यारा सा चैनल है जेके फिजिक्स। तो मेरे प्यारे बच्चों, इसको पढ़ने से पहले हम जान जाएं कि जो लिखा हुआ है बायोट सेवर्ट लॉ, इसका मीनिंग क्या है। तो सबसे पहले बच्चों, बायोट और सेवर्ट दो साइंटिस्ट का नाम है, एक साइंटिस्ट का नहीं, दो साइंटिस्ट का। क्यों दो साइंटिस्ट का? तो दोनों ने मिलकर इस लॉ पे वर्क किया था, इसलिए उन दोनों के रिस्पेक्ट में इस लॉ का नाम ही रख दिया गया बायोट सेवर्ट लॉ। ओके, तो इतना आपको पहले क्लियर हो गया कि इस नाम का मीनिंग क्या है। दो साइंटिस्ट का नेम है और दोनों को मर्ज करके बायोट सेवर्ट लॉ बनाया गया है। अच्छा, ये लॉ कहता क्या है हमसे? हर लॉ कुछ ना कुछ कहता है और आप उसे समझने की कोशिश करते हैं कि आपसे क्या कहता है। आइए कोशिश करते हैं समझने का। ये लॉ कहता है बच्चों कि अगर हमारे पास कोई कंडक्टर है, कैसा कंडक्टर? मान लो कि यह एक कंडक्टर है, इसमें करंट चल रहा है आई, तो इसके चारों तरफ मैग्नेटिक फील्ड डेवलप होगा। तो कहिएगा सर ये तो पहले भी हम लोग पढ़ चुके हैं कि किसी कंडक्टर में करंट चलता है तो उसके चारों तरफ मैग्नेटिक फील्ड डेवलप होता है। और यह किसने बताया था? ओरस्टेड ने बताया था। तो ये नया क्या कह रहे हैं? तो बच्चों यह कह रहे हैं जो यह नहीं कह रहे थे। यह कह रहे थे कि सिर्फ इंफॉर्मेशन दे रहे थे, एक घटना के बारे में बता रहे थे कि जब किसी कंडक्टर में करंट चलेगा तो मैग्नेटिक फील्ड डेवलप होगा, लेकिन बता नहीं रहे थे कि कितना डेवलप होगा। अलग अलग डिस्टेंस पर, यहां पर, यहां पर, यहां पर कितना मैग्नेटिक फील्ड होगा, इसके बारे में कोई भी आइडिया नहीं बताए, कुछ भी नहीं बताए। और उसी पे काम किया था बायोट और सेवर्ट ने। इन्होंने जो मैग्नेटिक फील्ड डेवलप होता है ना, उसके मैग्नीट्यूड के बारे में बताया। तो हम कह सकते हैं बच्चों कि इट गिव इंफॉर्मेशन अबाउट मैग्नीट्यूड ऑफ मैग्नेटिक फील्ड, इतना क्लियर है? अच्छा, मैग्नीट्यूड के बारे में बताता है तो है क्या, जरा समझते हैं। तो यह एक प्यारा सा अपना कंडक्टर है। इस कंडक्टर में करंट आई चलता है। इसके छोटे से पार्ट की बात कर लेते हैं। यहाँ पे मान लो कि छोटा सा इसका लेंथ है और इसको हम क्या कह देते हैं बच्चों? डीएल बोलते हैं। छोटा नहीं दिख रहा जी? है छोटा तो छोटा दिखेगा ही। क्या बोलते हैं इसको? डीएल कहते हैं। डीएल मतलब छोटा सा लेंथ इस वायर का। अच्छा, यह जो डीएल है बच्चों, ये एक वेक्टर क्वांटिटी है, तो इसका कुछ ना कुछ डायरेक्शन होगा। देखो ऐसे, ये इसका डायरेक्शन है। और इस छोटे से भाग से आर डिस्टेंस पर, कितना डिस्टेंस पर? आर डिस्टेंस पर हमें जानना है कि इस पॉइंट पर मैग्नेटिक फील्ड का वैल्यू कितना है, कितना होगा। तो मान लेते हैं बच्चों कि यहां पर मैग्नेटिक फील्ड कितना है? डीबी है। यह स्मॉल मैग्नेटिक फील्ड है। दिख रहा ना सबको? वहां पे क्या है बच्चों? स्मॉल मैग्नेटिक फील्ड है।
तो इन्होंने कहा क्या कि अगर कोई भी करंट एलिमेंट है, अब एक नया टर्म इन्होंने डिफाइन किया, करंट एलिमेंट। देखो करंट एलिमेंट, करंट एलिमेंट का मतलब होता है बच्चों इसमें जो करंट फ्लो करे आई, और जितना ये लेंथ होगा ना छोटा सा dl, उस दोनों के प्रोडक्ट को क्या बोलते हैं, करंट एलिमेंट कहते हैं। और ये एक वेक्टर क्वांटिटी होता है, तो dl पे वेक्टर का सिंबल दे दो, तो यह क्या हो गया, करंट एलिमेंट। इतना आप याद रखोगे। तो इन्होंने कहा कि जो dB होता है, dB यह डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू करंट एलिमेंट होता है। दैट मीन्स करंट का मान बढ़ेगा ना, तो मैग्नेटिक फील्ड का मान बढ़ेगा, dl का मान बढ़ेगा, मतलब कि बड़ा होगा इसका लेंथ, तो क्या होगा बच्चों, मैग्नेटिक फील्ड भी ज्यादा होगा। ओके, और किस पे डिपेंड करता है, तो इसके डायरेक्शन से यहाँ पे एक एंगल बनता है जिसको थीटा बोलते हैं। तो यह डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है बच्चों साइन थीटा के। साइन थीटा का मान बढ़ाओगे तो मैग्नेटिक फील्ड का मान भी बढ़ेगा। और किस पे डिपेंड करता है, तो यहां से यहां तक के डिस्टेंस पर डिपेंड करता है। और कैसे डिपेंड करता है, तो यह इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है आर स्क्वायर के। दिख रहा है वहां पे। ओके, इस तीनों को हम कंबाइन कर लेते हैं, इसको इक्वेशन 1 कह देते हैं, इसको 2 कह देते हैं, और इसको 3 कहते हैं। तो आएगा कितना वैल्यू, देखो B इक्वल टू dB, कितना हो जाएगा, dB डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू I dl, तो लिखोगे यहाँ पे I dl साइन थीटा अपॉन आर स्क्वायर होगा। इस प्रोपोर्शनल साइन को हटाते हैं तो dB इक्वल टू एक कांस्टेंट आता है I dl साइन थीटा अपॉन आर स्क्वायर होगा। यहाँ पे k क्या है बच्चों, कांस्टेंट है, इसको बोलते हैं प्रोपोर्शनल कांस्टेंट। क्या बोलते हैं इसको, प्रोपोर्शनल कांस्टेंट कहते हैं। और इस k का वैल्यू कितना होता है, तो म्यू नॉट बट्टे 4 पाई होता है। ओके, अब कहिएगा सर ये म्यू नॉट बट्टा 4 पाई कहां से आ गया, क्या है, तो जरा देखो है म्यू नॉट बट्टे 4 पाई का जो वैल्यू होता है, ये आप याद रखोगे, यह 10 टू द पावर -7 होता है। कितना होगा बच्चों, 10 टू द पावर -7 न्यूमेरिकल वैल्यू, इसको याद कर जाना है। अच्छा, इसका यूनिट भी होगा, अभी बताते हैं यूनिट, लेकिन थोड़ा ध्यान रखो। के का मान कितना होगा, न्यूमेरिकली 10 टू द पावर -7 होगा। तो है म्यू नॉट क्या है, तो म्यू नॉट को बोलते हैं बच्चों परमेबिलिटी, परमेबिलिटी ऑफ वैक्यूम, वैक्यूम कहते हैं। वैक्यूम मतलब जहां पे कोई भी मीडियम नहीं है उसका परमेबिलिटी कहलाता है। और इसको हम एब्सोल्यूट परमेबिलिटी भी कहते हैं बच्चों, बहुत बुक में इसको एब्सोल्यूट परमेबिलिटी ऑफ वैक्यूम बोलते हैं। ओके, इतना क्लियर है। तो इस तरह से फॉर्मूला कितना बन जाएगा, जरा देखो, इसको हम लिख दें, यहाँ पे दिख रहा है सबको ना, कितने दिख रहा है वो, ओके दिख रहा है। तो इस तरह से हम देखें तो ये dB का एक फॉर्मूला बन जाएगा, dB, और k के जगह पे इतना रख देंगे तो चला आएगा म्यू नॉट बट्टा 4 पाई, यहां से I dl साइन थीटा अपॉन आर स्क्वायर। तो यह आपका प्यारा सा फॉर्मूला होता है। ओके, तो यह क्या आया बच्चों, छोटे से करंट एलिमेंट, देखो इन था अपना करंट एलिमेंट, इस करंट एलिमेंट के कारण मैग्नेटिक फील्ड का वैल्यू है। एग्जाम में क्वेश्चन भी रहता है कि बायोट-सावर्ट जो लॉ है वह किसके लिए वैलिड है, तो कहेंगे करंट एलिमेंट के लिए। किसके लिए मेरे प्यारे बच्चों, करंट एलिमेंट के लिए। ओके, और आगे बढ़ते हैं, फटाफट इसको मिटाते हैं।
आप लोग वीडियो को पॉज करके इसको नोट कर लें। अभी बज रहे हैं बच्चों रात के 11:30, शायद उससे ज्यादा ही होता होगा, थोड़ा सा ज्यादा होता होगा। हाँ बच्चों, रात के 11:35 हो रहा है और इस रूम में मैं और मेरी तन्हाई समझते हैं ना, कोई नहीं है रूम में, इसलिए तन्हाइयां साथ हैं और आप लोगों का प्यार है। तो बच्चों फटाफट इसको पॉज करके नोट करें। चलिए 1 2 and 3 हमने क्या सीखा कि डी बी का वैल्यू कितना आया, म्यू नॉट बट्टा 4 पाई, यहां से आई डी एल साइन थीटा अपॉन आर स्क्वायर। इन्हें सीखा हमने। यह है मेरे प्यारे बच्चों मैग्नेटिक फील्ड का वैल्यू, लेकिन ये इसका स्केलर फॉर्म है। क्या है? स्केलर फॉर्म है, मतलब कि मैग्नीट्यूड है। यह क्या है? मैग्नीट्यूड। आप समझ सकते हैं, वेक्टर नहीं लगा हुआ है तो क्या होगा, मैग्नीट्यूड ही होगा। इसका वेक्टर फॉर्म कैसे लिखेंगे जरा देखो, वेक्टर फॉर्म। तो हम लोगों ने कैसा देखा था, यह था बच्चों आपका वायर, इसमें करंट आई फ्लो करता है। अच्छा, हम ऐसे बनाने का मतलब है कि किसी शेप में ये हो सकता है, समझ रहे हैं ना, हम बिल्कुल ऐसे नहीं बना रहे हैं स्ट्रेट, या किसी भी शेप में हो सकता है, इसलिए हम थोड़ा सा टेढ़ा करके इसको बनाया जाता है। यहाँ पे क्या था बच्चों, अपना प्यारा सा डीएल था, और यह क्या था बच्चों, आर था। यहाँ पे हम डीबी का वैल्यू निकालते थे, और यह क्या था बच्चों, डायरेक्शन था डीएल का, ऐसा ऐसा, और इससे एंगल क्या बन रहा था, थीटा, और ऐसे कुछ था। जरा इस इक्वेशन को ध्यान से देखो, तो क्या हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, डी बी आई इक्वल टू म्यू नॉट बट्टा यहां से 4 पाई, आई को बाहर निकाल दिए क्योंकि आई जो बच्चों स्केलर क्वांटिटी है, आर स्क्वायर को नीचे कर दिए, यहां पे बचा कितना, डी एल, और यहां से साइन थीटा, इन बच रहा है डी एल साइन थीटा। हम इसको चाहें तो ऐसे भी लिख सकते हैं, देखो डी बी वेक्टर के फॉर्म में लिख रहे हैं अब, तो म्यू नॉट आई अब बटा या 4 पाई आर स्क्वायर, इसको हम डी एल अक्रॉस आर वेक्टर लिख सकते हैं, डी एल अक्रॉस यूनिट वेक्टर ऑफ आर, क्योंकि ये भी तो वेक्टर क्वांटिटी है बच्चों, ये वाला। इसको तोड़ोगे तो इतना ही आएगा, जरा देखो डी एल अक्रॉस आर कैप। अगर इसको हम तोड़ के लिखें तो क्या लिखेंगे, जरा देखो, ये आएगा डी एल, इसका मोड होता है, फिर इसका मोड, तो कितना हो जाएगा बच्चों, 1 हो जाएगा, और यहाँ पे कितना हो जाएगा, साइन थीटा होगा। दैट मीन्स इतना ही आ रहा है, डी एल कितना आ रहा है, साइन थीटा। तो डीएल साइन थीटा को हम ऐसे भी तो लिख सकते हैं ना, इसलिए हम इस पूरे क्वांटिटी को ऐसे लिख सकते हैं, तो यह इसका वेक्टर फॉर्म कहलाता है। इतना क्लियर है? यहाँ पे आर क्या है ना, यूनिट वेक्टर है, याद रखिएगा यूनिट वेक्टर है। किसका यूनिट वेक्टर है बच्चों, तो डिस्टेंस का। ये जो डीएल है ना, वहां से जो डिस्टेंस लेते हैं, जिस पॉइंट तक हमको, जिस पॉइंट पर मैग्नेटिक फील्ड निकालना होता है, तो उस डिस्टेंस का यूनिट वेक्टर है यह। ओके, चलिए, थोड़ा ज्यादा ही गर्मी है बच्चों, पसीना ज्यादा हो रहा है, हम इसको और भी फॉर्म में लिख सकते हैं क्या, तो आपको बता चुके हैं मेरे प्यारे बच्चों, और नहीं भी याद है तो याद रखना। या जो यूनिट वेक्टर होता है, किसी भी वेक्टर का यूनिट वेक्टर कैसे निकालते हैं, उस वेक्टर बट्टे उसका मैग्नीट्यूड करते हैं। याद करो 11th क्लास की बातें, याद करो
हम तुम मिले थे कब बच्चों? 11th क्लास में। और 11th क्लास में हमने आपको बताया था कि अगर एक कैप निकालना हो तो वेक्टर ए अब बट्टा इसका मोड करते हैं ना। ये एक्चुअली में मोड लिखा हुआ है ऐसे। तो उसी तरह से बच्चों हम इसको भी लिख सकते हैं ना, आर कैप इक्वल टू आर वेक्टर बट्टे आर होगा। अब जहां जहां बच्चों आर कैप है वहां पे हम इतना भी रख सकते हैं, इसलिए ये जो डीबी है इसका वैल्यू चलाएगा म्यू नॉट आई बट्टा 4 पाई आर स्क्वायर, 4 पाई यहाँ पे आर स्क्वायर। यहाँ पे dl है तो रहने दो dl अक्रॉस r कैप के जगह पे r बट्टे r, तो यह r वेक्टर अब बट्टा कितना r, यह r चलाएगा नीचे, इसमें मल्टीप्लाई हो जाएगा, नीचे तो है ही मतलब किधर बाहर निकाल लेंगे, तो यह चलाएगा बच्चों म्यू नॉट आई अब बट्टा 4 पाई आर क्यू और dl अक्रॉस बच्चों अब r वेक्टर, यह हो गया dB का वैल्यू। तो बहुत बार इक्वेशन जो है बच्चों इसी फॉर्म में लिखा रहता है, फार्मूला बहुत बार लिखा हुआ इस फॉर्म में, तो आप वेक्टर फॉर्म में बच्चों इसको भी याद रखेंगे। ओके, लेकिन यहाँ पे याद रहे कि यह r वेक्टर है, अब यूनिट वेक्टर नहीं है। यहाँ पे क्या था बच्चों? यूनिट वेक्टर था। अच्छा, ऐसे डिफरेंशिएट भी करोगे, जब यूनिट वेक्टर यहाँ पे रहेगा ना तो यहाँ पे b जो होगा वह डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू r स्क्वायर होगा, इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू r स्क्वायर होगा। और जब यहाँ पे r रहेगा ना तो यह r के पावर 3 के इनवर्सली प्रोपोर्शनल होगा। ये आप समझ के इसको ध्यान में रखोगे। इस वीडियो को हम यहीं पे स्टॉप कर रहे हैं और अगले वीडियो में हम इसका एप्लीकेशन सीखेंगे। इसका जो 3 एप्लीकेशन है जहां से बोर्ड में और कंपटीशंस में क्वेश्चन बनता है, और बहुत ही प्यारे प्यारे न्यूमेरिकल भी करेंगे। तो चलिए यहीं पे हम इस आज के वीडियो के स्टॉप करते हैं और हम आपसे उम्मीद करते हैं कि अगर आप इस वीडियो को देख रहे हैं, अगर आपको यह वीडियो अच्छा लगता है कि आपके लाइफ में कुछ इंप्रूवमेंट कर रहा है, आपके नॉलेज में कुछ इंप्रूवमेंट कर रहा है, तो प्लीज आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और अपने दोस्तों में भी इस वीडियो को शेयर कीजिए ताकि उनको भी इस वीडियो का फायदा हो सके। तो फिर मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद, जय भारत, पढ़ते रहिए, मुस्कुराते रहिए।